हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब अर्ज़ है, सत श्री अकाल। आपका एक बार फिर हमारे नो सास नो बहू चैनल में स्वागत है। हमेशा की तरह इन कहानियों की लेखिका हैं कुमकुम सिंह, जिनकी मैं बेटी हूँ शिखिता सिंह। तो चलते हैं आज की हास्य कहानी की ओर। शर्मा जी और वर्मा जी दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों में बड़ी ही दोस्ती थी। अब अच्छी दोस्ती का एक ही तो आधार होता है, यानी कि एक ही मेंटल वेवलेंथ का होना। तो दोनों में बड़ी घुटती थी। दोनों बड़े ही किफ़ायती थे। उन दोनों की खुशी का आधार जानते हैं क्या था? उन दोनों की खुशी इस बात पर निर्भर करती थी कि ज़िंदगी के छोटे छोटे चैलेंजेस को कैसे हल कर लें और पार कर लें। उदाहरण के तौर पर शर्मा जी को पहले ही पता चल जाता था कि उनकी चप्पल या सैंडल टूटने वाली है और वो दौड़कर मोची के पास जाकर उसकी मरम्मत करवा लेते थे, उसे टूटने से बचा लेते थे और खुश हो जाते थे। उसी तरह वर्मा जी भी अपनी बरसों पुरानी छाते और घड़ी को सुधरवा लेते और चलाते जा रहे थे। इन दोनों को इस बात का बहुत सेटिस्फैक्शन होता था। दोनों ही रिपेयर और यूज़ पॉलिसी पर पक्का यकीन करते थे। सुनिए वर्मा जी, शर्मा जी अपने दोस्त को हमेशा ऐसे ही संबोधित करते। हाँ कहिए शर्मा जी। और वर्मा जी ऐसे ही जवाब देते थे। हाँ तो मैं कह रहा था कि वर्मा जी, कई साल हो गए हैं हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। बस सालों से रोज घर से दफ्तर और दफ्तर से घर यही हो रहा है। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली शर्मा जी, मैं भी यही कहने जा रहा था। वर्मा जी ने हाँ में हाँ मिलाई। तो अपन लोग चलते हैं ना, जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक टूरिस्ट प्लेस है, कोई ऐतिहासिक स्थल है। दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं लोग, हम ही लोग नहीं गए हैं। शर्मा जी ने बोला। चलिए हम लोग भी जाकर देख लेते हैं। 100 किलोमीटर ज़्यादा तो नहीं है, सवेरे सवेरे निकल जाएंगे, रात तक वापस। अरे हमारी घरवालियाँ भी बहुत खुश होंगी। वर्मा जी ने अपना उत्साह दिखाया। ठीक है फिर प्रोग्राम बनाते हैं, कल ही किराए की टैक्सी वाले से बात करते हैं। शर्मा जी ने निर्णय लिया और दूसरे ही दिन टैक्सी का ड्राइवर बुला लिया गया। क्यों भाई, उस टूरिस्ट प्लेस तक जाने का कितना लोगे? शर्मा जी ने पूछा। जी 6,000 लगेंगे, टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया। 6,000? इतना ज़्यादा? वर्मा जी ने प्रश्न किया। जी टैक्सी एसी वाली है, 6 सीटर है। अगर आपको नॉन एसी टैक्सी चाहिए तो सस्ती होगी, 4,000 में मिल जाएगी। ड्राइवर कान खुजाते हुए बोला। नहीं टैक्सी तो एसी ही चाहिए, शर्मा जी बोले। हाँ एसी वाली ही चाहिए क्योंकि बेहद गर्मी पड़ रही है। वर्मा जी ने हाँ में हाँ मिलाई। ठीक है, इस वीकेंड में हम तुम्हें बुक कर रहे हैं, शर्मा जी बोले। तो एडवांस पैसा दीजिए, ड्राइवर बोला। वर्मा जी ने टैक्सी वाले को एडवांस 500 रुपये दे दिए। प्रोग्राम पक्का हो गया। शर्माइन और वर्माइन, हम इन्हें सहूलियत की दृष्टि से शर्माइन और वर्माइन ही कहेंगे क्योंकि अभी इस कहानी में और भी किरदार आने वाले हैं और उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। इन दोनों ने जब इस प्रोग्राम के बारे में सुना तो बहुत ही खुश हो गईं क्योंकि उन लोगों ने सुन रखा था कि उस ऐतिहासिक किले के पास पहाड़ी के ऊपर एक देवी का मंदिर है। वहाँ का राजा जब भी कोई युद्ध करने जाता था तो देवी के मंदिर में पूजा जरूर करके जाता था और युद्ध जरूर जीतता था। शर्माइन और वर्माइन दोनों बड़ी ही धार्मिक महिलाएं थीं और आपस में पक्की सहेलियां भी थीं। ये दोनों भी अपने पतियों की तरह ही बड़ी मितव्ययी थीं, यानी इकोनॉमिकल। उदाहरण के लिए शर्माइन अपने पति की पुरानी पैंट को काटकर 2 बड़े और एक छोटा झोला सिलकर बहुत खुश हो जाती थीं। इधर वर्माइन जब भी सब्जी मार्केट जाती थीं तो पहले पूरे मार्केट के 2 चक्कर लगाती, सब्जी की फ्रेशनेस और क्वालिटी देखती, दाम पता करती। जहाँ भी उन्हें क्वालिटी और दाम में ठीक ठाक तालमेल बैठ जाता, वहीं मोलभाव करके फिर सब्जी खरीदती और सेटिस्फैक्शन और खुशी के साथ घर आती। सुनिए वर्मा जी, शर्मा जी सुनाने लगे। हाँ कहिए शर्मा जी, वर्मा जी सुनने लगे। वो क्या है कि ये टैक्सी 6 सीटर है और हम लोग 4 जने हैं, यानी हम लोग 2 खाली सीट का भी किराया दे रहे हैं, शर्मा जी ने कहा। अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वर्मा जी कहे। तो मैं सोच रहा हूँ कि और 2 लोगों को ले लिया जाए तो 6,000 का किराया 3 परिवारों में बढ़ जाएगा, खर्चा कुछ कम आएगा, शर्मा जी ने सुझाव दिया। अरे वाह, वैसे हम लोग पर 3-3 हज़ार खर्चा आ रहा था, अगर और कोई आ जाए तो 2-2 हज़ार ही देने पड़ेंगे, यानी 1,000 की पूरी बचत होगी। वर्मा जी खुशी से झूम पड़े। हाँ इसीलिए मैं कल दफ्तर में किसी को खोजूंगा जो हम लोग के साथ चलने को राजी हो जाए,
शर्मा जी बोले। और दूसरे दिन ही पवन कुमार नाम का व्यक्ति मिल भी गया जो साथ जाने को तैयार हो गया, पर उसने अपनी 2 शर्तें भी रख दी। शर्त नंबर 1, रास्ते में मेरे दोस्त का घर पड़ेगा और मैं गाड़ी रोककर कुछ देर उससे मुलाकात करूंगा। शर्त नंबर 2, मैं और मेरी पत्नी सुगंधा तो जाएंगे ही, पर मेरा बेटा अरिजीत भी साथ जाएगा। पवन कुमार ने कुछ कड़ाई के साथ कहा, क्योंकि वो भांप चुका था कि उसे क्यों साथ लिया जा रहा है। अरे ठीक है, हम लोग सब मिलजुल कर मैनेज कर ही लेंगे, शर्मा जी ने कहा, और मामला सब तय हो गया। नियत समय पर सुबह ही इन लोगों की ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई। ड्राइवर के अलावा टैक्सी में कुल 7 लोग थे। पवन कुमार का बेटा अरिजीत 12-13 वर्ष का बालक था, पर थोड़ा ज़्यादा ही तंदुरुस्त था, लिहाजा जगह की कमी तो लग ही रही थी। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यात्रा शुरू होते ही पवन कुमार की पत्नी सुगंधा ने अपना खाने का बैग खोला। वो घर से मठरियाँ, शक्करपारे, नमक पारे और गुलगुले बनाकर लाई थीं। सुगंधा सबको आग्रहपूर्वक खिलाने लगी। शर्मा वर्मा परिवार ने थोड़ा ही खाया, क्योंकि एक तो ये लोग सुबह से नाश्ता करके निकले थे, और ये आयुर्वेद के नियम हित भुख, मित भुख, रित भुख, यानी हितकारी भोजन, उचित मात्रा में भोजन और सही कोर्स से आया भोजन का कड़ाई से पालन करते थे। नमकीन मीठा खाने के बाद सुगंधा ने फल निकाल लिए और ये तीनों फल खाने लगे। कहने का मतलब ये है कि लगातार इन लोगों का मुंह चलता ही रहा। 30 किलोमीटर के बाद ही एक स्थान पर पवन कुमार ने टैक्सी रुकवा दी, क्योंकि उनके मित्र का घर आ गया था। घर सड़क के किनारे ही बना था। मित्र ने इस पूरी पार्टी का स्वागत किया और चाय और गर्मा गर्म समोसे और गुलाब जामुन पेश किए। सब ने खाए। पवन परिवार फिर से खाने में जुट गया। शर्माइन ये देख के हैरान थी कि ये लोग घर से नाश्ता करके चले हैं, रास्ते में खाते रहे, और अब फिर से। खैर, समोसे वाकई गर्मा गर्म, ताज़े और जायकेदार थे। इन्हें छोड़ना बेवकूफ़ी होगी, ये सोचकर शर्माइन ने भी 2 समोसे खा लिए। मित्र और उनकी पत्नी से अच्छी अच्छी बातें हुईं। उनसे विदा लेकर जब पार्टी बाहर आई तो देखा कि टैक्सी तो खड़ी है, पर ड्राइवर जी नदारद। इधर उधर देखा, कहीं नहीं थे। थोड़ा इंतज़ार किया, पर पता नहीं कहाँ गायब। कहीं चला गया है, परेशान मत होइए, आइए हमारे घर में बैठकर इंतज़ार कीजिए, यहाँ गर्मी में कब तक खड़े रहेंगे, मित्र कोमलता से बोले। वे सभी वापस आके मित्र के ड्राइंग रूम में बैठ गए। वक्त काटने के लिए बातचीत शुरू हुई और राजनीति पर चर्चा होने लगी। राजनीति तो वर्मा जी का प्रिय विषय था, पर यहाँ तो वर्मा जी एक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करते थे और मित्र दूसरी राजनीतिक पार्टी को पसंद करते थे। बस अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में दलीलें दी जाने लगीं। एक दलील देता, दूसरा उसको खारिज कर देता। ऐसे में बहस तो बढ़नी ही थी और बढ़ भी गई, और दोनों गुस्से में भर गए। तभी ड्राइवर आ गया। पूरे 1 घंटे बाद आया था। ड्राइवर को देखते ही शर्मा जी आग बबूला हो गए और उन्होंने ड्राइवर को जोर जोर से डांटा। फिर सब गाड़ी में बैठे। अब की बार मित्र उन्हें गाड़ी तक छोड़ने नहीं आया था। उसने अपने घर की ऊपरी मंजिल की खिड़की से गुस्से में चिल्ला के कहा, पवन, ऐसे वाहियात लोगों को हमारे घर दोबारा नहीं लाना। ये सुन के वर्मा जी का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने जल्दी से टैक्सी का शीशा नीचे किया, खिड़की से अपना सर निकाला और उंगलियों से वी का साइन बनाया। वी यानी विक्ट्री, यानी मैं और मेरी पार्टी की ही जीत होगी। ये देखकर पवन कुमार को बुरा लग गया। वे वर्मा जी से कहने लगे, वर्मा जी, ये ठीक नहीं है। आप पॉलिटिक्स पे बहस क्यों किया? मेरे फ्रेंड का अच्छा खासा मूड खराब हो गया। वर्माइन ये सब देखकर मुस्कुरा दी, क्योंकि वे वर्मा जी की इस आदत से परेशान थीं। वो हर जगह, यहाँ तक कि ट्रेन सफ़र में भी पॉलिटिक्स पर बहस शुरू कर देते थे और वातावरण खराब कर देते थे। अच्छा हुआ जो इन्हें वाहियात बोला गया। अब आगे से ये किसी से भी बहस करने में थोड़ा सावधान रहेंगे। पवन कुमार की बात सुनकर वर्मा जी पवन कुमार को कुछ सुनाना चाहते थे, पर शर्मा जी ने उन्हें इशारे से रोक दिया। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद पवन कुमार ड्राइवर को बोले, अरे तुम ये वाली रोड पकड़ो, ये शॉर्टकट है, हम लोग इससे 1 घंटा बचा सकते हैं। पर सर, आप जिस रोड को जाने को कह रहे हैं वो तो बहुत ख़राब रोड है, रोड पे बहुत गड्ढे हैं। ड्राइवर बोला, नहीं, तुम शॉर्टकट से चलो ताकि हम लोग रात तक घर वापस भी आ जाएं। पवन कुमार ने जोर डाला।
ठीक है सर, आप जैसा बोले, कहकर ड्राइवर ने शॉर्टकट वाली रोड पकड़ ली। वाकई ड्राइवर सही कह रहा था, सड़क बहुत ख़राब थी। 20-25 किलोमीटर चलने के बाद ही गाड़ी ख़राब हो गई। अब एक तो इतनी अधिक गर्मी, ऊपर से गाड़ी ख़राब। खैर, धीरज दिखाने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। इस रोड की दोनों ओर कोई पेड़ भी नहीं थे कि उनकी छाया में थोड़ा बैठ के राहत महसूस करें। सब भयंकर गर्मी में परेशान होते रहे। खैर, ड्राइवर की मेहनत रंग लाई और पूरे 3 घंटे के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई। सब ने गाड़ी में बैठकर राहत की सांस ली, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण ड्राइवर गाड़ी बहुत धीरे धीरे और संभल के ही चला रहा था। और उसका ये रिजल्ट हुआ कि ये लोग जब उस पर्यटन स्थल पर पहुंचे तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और इनको टिकट खिड़की से टिकट तो मिल गई, पर इस चेतावनी के साथ कि फटाफट देखकर वापस जाइए, किले का दरवाज़ा बंद करने का समय हो रहा है। अब भाई टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों का आदेश था तो वो तो मानना ही पड़ेगा। तो ये सभी लोग अंदर गए और दौड़ दौड़ कर किले के अंदर के नज़ारे देखने लगे। इन कंजूस लोगों ने कोई गाइड भी नहीं लिया। इसके कारण किले के अंदर की भूल भुलैया में भटक गए कि कौन से रास्ते में कहाँ जाना है। किला बहुत बड़ा था, देखने को बहुत कुछ था। अब बिना गाइड के तो समझ नहीं आ रहा था कि इस भूल भुलैया में कहाँ से शुरुआत करें और किस ओर जाएं। तभी आगे दिखा कि विदेशियों के एक ग्रुप को लेकर एक गाइड कुछ कुछ दिखाते हुए और समझाते हुए जा रहा था। बस जी, पवन कुमार, सुगंधा और अरिजीत शर्मा वर्मा वाले ग्रुप से अलग होकर उस गाइडेड ग्रुप को ज्वाइन कर लिए। गाइड इंग्लिश में बोल रहा था। गाइड ने भी कच्ची गोली नहीं खेली थी। वो तुरंत भांप गया कि ये फ्री फंड के लोग ज़बरदस्ती क्यों साथ लग गए हैं। उसने तुरंत अपनी भाषा चेंज करी और इंग्लिश की जगह फ्रेंच में बोलना शुरू किया। विदेशी खुश, क्योंकि वो उनकी भाषा बोल रहा था, और पवन कुमार और अरिजीत और सुगंधा, इनको तो एक शब्द भी नहीं समझ में आ रहा था। जैसे ही उसने किले की हिस्ट्री पर अपना भाषण पूरा किया फ्रेंच में, वो सीधे इन लोगों के पास आया और बोला, सर, आप लोग इस ग्रुप के साथ नहीं हैं। इन लोगों ने मुझे हायर करने के लिए बहुत पैसे दिए हैं। आप लोग इस तरह से मुफ्त में मेरी सेवा नहीं ले सकते। आखिर सालों साल की ट्रेनिंग के बाद जिस पे मेरे खुद के पैसे लगते हैं, मैं आज गाइड बना हूँ, तो आप लोग फ्री में मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। या तो आप लोग मेरे रेट के अनुसार अभी पैसा दें या यहाँ से फुट लें। मायूस होकर पवन पार्टी वापस शर्मा वर्मा पार्टी के पास आ गई। ये लोग सब समझकर भी कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए। अब यहाँ पवन कुमार जी ही गाइड बनने की कोशिश में लग गए। कभी पवन कुमार जी की बात मानकर पूरी पार्टी एक रास्ते पे जाती तो वापस उसी जगह पे पहुंच जाते। कभी शर्मा जी की बात मानते तो भी यही नतीजा रहता। और फिर शाम हो गई। टूरिज्म डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी ने घंटी बजाकर सभी टूरिस्ट लोगों को किले से बाहर निकलने को कहा। ये सभी खिन्न मन से किले के मुख्य दरवाजे से वापस बाहर निकल गए। खिन्न इसलिए थे क्योंकि ये लोग पता करके आए थे कि अंदर से किला कितना विशाल था। देखने लायक बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हैं। एक बड़ा म्यूजियम भी है। इस किले की प्राचीन काल की वास्तुकला का पूरे विश्व में बहुत चर्चा भी होता है। ये सब तो कुछ देखने को मिला नहीं, लेकिन हाँ, पैसे बच गए। खैर, ये लोग किले से बाहर टैक्सी के पास खड़े हो गए। अब रात हो चली थी, यानी कि पहाड़ी पर बने देवी माँ के मंदिर भी नहीं जाया जा सकता था। वैसे भी मंदिर वहाँ से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर था। अब क्या करें, घर वापस लौटें? साहब, अभी रात को वापस नहीं जाया जा सकता। रात में कहीं गाड़ी ख़राब हो गई तो बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। आप लोग पास के किसी होटल में ठहर जाइए। ड्राइवर ने आगे बढ़कर समस्या का हल निकाला। होटल में? अरे, टूरिस्ट प्लेस के आसपास के होटल तो बहुत महंगे होते हैं। हम लोग होटल में ठहरने के हिसाब से तो आए नहीं थे। वर्मा जी को अब अचानक बढ़े हुए खर्चे की चिंता सताने लगी। पर क्या करें, इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। कंजूस शर्मा जी ने भी मन महसूस कर कहा। खैर, अब इस पार्टी ने एक होटल में चेक इन किया। होटल खासा महंगा था। रात बिताई। सुबह शर्मा परिवार और वर्मा परिवार नहा धोकर उठे और नीचे डाइनिंग हॉल में नाश्ता करने आ गए। पर पवन कुमार का परिवार देर तक सोता रहा। अब भाई पैसा दिया है तो बढ़िया बेडरूम में आरामदायक बेड पे सोने का मज़ा भी तो लेंगे, और फिर चमकते दमकते लग्जरी वाले बाथरूम में नहाने धोने का भी मज़ा लेंगे। इसमें जल्दी क्या है? इन लोगों ने नीचे डाइनिंग हॉल में आने में काफ़ी देर कर दी। आए और नाश्ता करने बैठे।
पवन कुमार की फैमिली ने नाश्ते में क्या नहीं ऑर्डर किया। महंगा होटल और ब्रेकफास्ट तो फ्री था। इडली सांभर, आलू का पराठा, दही बड़ा, पाव, उपमा, आमलेट, ब्रेड, फिर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। खूब छक्कर खूब देर तक नाश्ता किया। अब मंदिर जाने को तैयार हुए, पर ड्राइवर ने तो कुछ अलग ही बात कही। साहब, मंदिर यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर है और ऊंची पहाड़ियों पे बना है। चढ़ने, दर्शन करने और फिर उतरने में 3 घंटे से ज़्यादा लग जाएंगे। फिर वापस भी लौटना है। पूरे 140 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा। हमें अगर आज लौटना है तो अभी चलना पड़ेगा, वरना रात हो जाएगी। अब तो देर हो ही चुकी है, लंच का टाइम हो रहा है और गाड़ी का हाल तो आप देख ही चुके हैं। मंदिर जाना था तो बहुत सुबह जल्दी उठ के सवेरे ही निकल चलना था अपन को। अरे नहीं नहीं, तुम अभी वापस चलो, शाम से पहले घर पहुंचना है। कल सोमवार है, कल दफ्तर भी तो जाना है, पवन कुमार जी बोल पड़े। और फिर सभी गाड़ी में बैठ गए और वापसी की यात्रा शुरू हो गई। मामला ठीक ठाक चल रहा था। बाहर गर्मी बहुत पड़ रही थी, पर गाड़ी एसी होने के कारण थोड़ी राहत थी। इधर सुगंधा जी ने फल काटकर पति और बेटे को खिलाना शुरू कर दिया। अभी अभी तो इन लोगों ने इतना भरपेट नाश्ता किया है, ऐसा सोचकर वरमाइन बोली तो कुछ नहीं, पर आश्चर्य से सुगंधा की ओर देखी और उन्होंने फिर शर्माइन से थोड़ी आंखें मिलाई। शर्माइन भी समझ गई कि वरमाइन क्या सोच रही हैं। कुछ ना कुछ खाते पीते रहो ना तो टाइम अच्छा पास होता है। वरमाइन की नज़रों को भाप कर सुगंधा हंसकर बोली, खैर हमें क्या, पेट तुम्हारा, खाना तुम्हारा, खूब खाए पियो, ऐश करो। ये सोचकर वरमाइन मुस्कुरा दी। 20-25 किलोमीटर तक तो सब ठीक चलता रहा, पर फिर एक दुर्गंध पूरी टैक्सी में भर गई। उफ, इतनी गंदी व तीव्र दुर्गंध। जरूर किसी का हाजमा बुरी तरह खराब हो गया है। गाड़ी में ड्राइवर समेत 8 लोग थे। अपने आप को छोड़कर बाकी 7 लोगों पर सभी शक करने लगे। यहाँ तक कि वर्मा जी ने शर्मा जी पर भी शक किया और शर्माइन ने वरमाइन को भी शक के घेरे में रखा। बदबू थोड़ी देर एक खिड़की खोलने से गायब हो गई। सबने राहत की सांस ली। पर ये क्या, फिर से बदबू? शर्मा जी पूरी तरह अलर्ट होकर बैठ गए और पता लगाने की कोशिश करने लगे कि असली अपराधी कौन है। थोड़ी देर बाद फिर से वही बदबू, और इस बार पीछे से आई थी। तो ड्राइवर जनाब को साफ साफ इज्जत के साथ अपराधियों के गैंग से अलग कर दिया गया। पीछे 3 महिलाएं और बालक अरिजीत बैठे हुए थे। अरिजीत और सुगंधा एक ओर तथा वरमाइन शर्माइन दूसरी ओर थीं। और इस बार शर्मा जी ने साफ साफ पकड़ लिया कि गंदी बात दाईं ओर से ही आ रही है। यानी या तो ये सुगंधा ही दुर्गंधा बनी हुई है, या ये अरिजीत ही अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए गैस के जहरीले गोले छोड़ रहा है। वैसे अरिजीत का मतलब ही होता है जिसने अपने दुश्मनों को जीत लिया हो। शर्मा जी का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। तभी उनके बाजू में बैठे पवन कुमार ने बेशर्मी के साथ सुरीली तुरही बजाई और उसके बाद ही सबकी नाक सड़ गई। अरे, यानी ये भी उस गैस ब्रिगेड में शामिल है। वरमाइन से ना रहा गया और बोल उठी, खिड़की खोल लो, खिड़की खोल लो ताकि ताज़ी हवा अंदर आए। कहकर उन्होंने खिड़की खोल ली। खिड़की खोलते ही गर्म हवा के थपेड़े गाड़ी के अंदर प्रवेश करने लगे और मारे गर्मी के सब लोग व्याकुल होने लगे। सुगंधा देवी ने हाथ बढ़ाकर खिड़की बंद की और ड्राइवर को आदेश किया, एसी चालू करो, एसी चालू करो। खिड़की बंद कर दी है, एसी चालू रखना जरूरी है, गर्मी बहुत है, आखिर हम लोग एसी की गाड़ी का किराया भी तो दे रहे हैं। और ड्राइवर ने एसी चालू कर दिया। उफ, अभी तो पूरे 50-60 किलोमीटर बाकी हैं। क्या होगा? किस बात की इतनी बड़ी सजा? कर्म सिद्धांत तो ये कहता है कि सबको अपने किए के परिणाम मिलता है, पर यहाँ तो दूसरे ने ना जाने क्या क्या खाया है और खाते चले जा रहे हैं और सजा हम भुगत रहे हैं। ये सुगंधा देवी लगातार खाते हुए कह रही थी कि सफ़र में खाने पीने से ना टाइम अच्छा कटता है। अब इनकी करतूतों के कारण हम लोग का ही टाइम नहीं कट रहा है। आज जैसा हम फंसे हैं, भगवान से गुजारिश है कि वैसा मेरे दुश्मनों को भी ना फंसाए। शर्मा जी बड़े ही दयनीय तरीके से सोचने लगे। इधर वरमाइन मन ही मन बहुत गुस्सा हो रही थी। इस सुगंधा की बच्ची ने एसी की ठंडी हवा खाने के लिए खिड़की बंद करवा दी। अरे, इसको तो बदबू आ नहीं रही है, इसको तो बुरी लग नहीं रही है, क्योंकि ये तो उसकी अपनी जायदाद है।
हमसे पूछो हमारा क्या हाल हो रहा है। उफ, हमारे ये कंजूस पति लोग, इन लोगों ने क्या किया है। इस अनोखे परिवार को गाड़ी में साथ ले आए ताकि किराया कुछ कम देना पड़े। अरे इतना भी नहीं हम लोग कम कमाते हैं। इतने दिनों के बाद घूमने निकले, सारा मजा ही किरकिरा हो गया। किला भी ठीक से नहीं देखा, मंदिर देवी के दर्शन भी नहीं हुए, होटल के बिल की चपत अलग से लगी, और अब ये हाल हो रहा है हम सबका। जरा भी नहीं झेला जा रहा है, बाप रे। नाश्ते में ये लोग क्या क्या नहीं खा रहे थे, रात को डिनर में भी तरह तरह के ऑर्डर कर रहे थे। लगता है कि जैसे ये लोग बस खाने के लिए ही जीते हैं। अरे हम लोग गर्म हवा के थपेड़े सोड़ा सह लेंगे, पर बदबू जो ये बार बार आ रही है वो सहना तो बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। अरे क्या हुआ, एसी क्यों बंद हो गया? पवन कुमार ने पूछा, क्योंकि अचानक ही एसी बंद हो गया। ड्राइवर ने 3-4 बटन इधर उधर दबाए और कहा, जी एसी खराब हो गया है। ऐसे कैसे खराब हो गया? तुम कैसी गाड़ी लाया? इतना कल इंजन खराब हो गया, आज एसी खराब हो गया। ऐसी खराब गाड़ी क्यों लाया? किराया तो पूरा लेगा ना? पवन कुमार गुस्सा होने लगे। ड्राइवर कुछ नहीं बोला। खिड़कियां फटाफट खुल गईं। सब ने राहत की सांस ली। हालांकि गर्मी भी सहन से बाहर थी, पर वो वाली भयंकर बात तो और भी सहन नहीं हो रही थी। खैर घर पहुंचे। पहले पवन कुमार जी का घर आया और वो तीनों गाड़ी से उतरते ही लगभग दौड़ते हुए अपने घर की ओर भागे। उनके इस तरह से दौड़ लगाने का कारण सबको समझ में आ गया। अपने घर पहुंचकर वर्मा जी, शर्मा जी लोग उतरे। राहत की सांस ली। महिलाएं घर के भीतर चली गईं। वर्मा जी, शर्मा जी ने ड्राइवर का हिसाब किया। पैसा लेकर जाते समय ड्राइवर हंस के बोला, साहब जी वो एसी खराब नहीं हुआ था, थोड़ा सा नाटक मेरे को करना पड़ा था, मेरा भी तो दिमाग भन्ना रहा था। ये साहब जिद करके ख़राब रोड पे गाड़ी चलवाया, इसी से गाड़ी ख़राब हो गई और आप लोगों का सारा टूर ख़राब हो गया और इतना अधिक खर्चा भी हो गया। तो ये लोग अपने साथ आगे से कभी मत लाना। और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसके जाने के बाद, शर्मा जी सुनिए। हाँ कहिए वर्मा जी। शर्मा जी, आपको उस ड्राइवर को इतनी ज़ोर से डांटना नहीं था, कितना भला आदमी है। हाँ ये तो ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, पर आपको भी उस मित्र के यहाँ इतना पॉलिटिक्स पे बहस नहीं करनी थी। हाँ मैं भी अपनी गलती मानता हूँ। और दोनों अपने अपने घर की ओर चल दिए। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल की बाकी कहानियों को भी सुनिए जो कि इसी तरह की हल्की फुल्की, बगैर सास और बगैर बहू के हैं। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए।